डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने स्टार्ट किया था सेकंड चैप्टर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल हमने जल के क्या स्रोत होते हैं पौधों के लिए, इसके बारे में अध्ययन किया। आज हम आगे इससे जो है अपना अध्ययन जारी रखेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर अजय शर्मा, फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट गवर्नमेंट कॉलेज स्टेट। The amount of water available, that is the capillary water, depends upon the texture and structure of the soil. हमने 4 टाइप के जल पढ़े पिछले वीडियो में, और उसमें से ये जाना कि जो मुख्यतः पौधों के लिए उपलब्ध पानी है वो केशिका जल या कैपिलरी वाटर होता है, और द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल डिपेंड्स अपॉन द टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर। ये जो उपलब्ध जल है, कैपिलरी वाटर है, वो भूमि के या सॉइल के टेक्सचर, उसकी बनावट और उसकी संरचना पर निर्भर करता है। उसकी बनावट और उसकी संरचना के ऊपर निर्भर करता है। Thus, for example, the sandy soil which has coarse particles is unable to hold much water due to bigger pore spaces. उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जो हमारी रेतीली मिट्टी है, सैंडी सॉइल रेतीली मिट्टी है, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े कोर्स पार्टिकल्स होते हैं जो जल को ज़्यादा अमाउंट में पकड़ के नहीं रख पाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि रेत आप हाथ में लेते हैं तो फटाक से हाथ में से निकल जाती है, तो उनके अंदर जो पोर्स हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उनमें छिद्र अधिक होने के कारण अगर हम भर के रखेंगे तो भी आप देखते हैं, आपसे गमले में लगाने कहा जाता है कि वेल ड्रेन करना हो गमले को, तो आप रेतीली मिट्टी कुछ पौधों के लिए आवश्यक होती है, जिससे एक्सेसिव वाटर उसमें से निकल जाए। तो जो पोर्स होते हैं वो बड़े होने के कारण जो रेतीली मिट्टी है वो पानी अधिक मात्रा में अपने अंदर संचित नहीं कर पाती। ऑन द कॉन्ट्रेरी, द क्ले सॉइल retains much water due to smaller pore spaces, but such soils become easily waterlogged. इसके विपरीत जो हम क्ले सॉइल में देखें, चिकनी मिट्टी में देखें, तो चिकनी मिट्टी के अंदर पोर छोटे होते हैं, इसलिए वाटर ज़्यादा मात्रा में उनके अंदर संचित रह सकता है, और ऐसी सॉइल इजीली दलदल में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर लॉग हो जाती है, यानी कि उसमें वाटर रुक जाता है, जो कि पौधों के लिए हार्मफुल होता है। लोम सॉइल विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट इज सपोज टू बी बेस्ट फॉर द प्लांट ग्रोथ। दोमट मिट्टी, लोम सॉइल, दैट इज दोमट मिट्टी जो है वो मिश्रण होता है सैंड, क्ले और सिल्ट का, सैंड, क्ले और सिल्ट का, इसलिए उसको पौधों की ग्रोथ के लिए बेस्ट मिट्टी या सॉइल कहा गया है। Several factors like evaporation, gravity or root absorption tend to decrease the level of water in the soil. बहुत से कारक जैसे इवापोरेशन वाष्पीकरण, ग्रेविटी ग्रोथ और रूट एब्जॉर्प्शन टेंड टू डिक्रीज द लेवल ऑफ वाटर इन द सॉइल। जो जल जड़ों के द्वारा अवशोषित होता है, उसके कारण सॉइल में जल की मात्रा कम हो जाती है। वाटर इन द सॉइल डिफ्यूजेस थ्रू वाटर पोटेंशियल। सॉइल के अंदर जो जल है वो जल विभव के कारण विसरित होता है, इधर उधर मूव होता है। Its components are the same as those of the cell. इस जल विभव के जो घटक हैं वो जो सेल के लिए थे सेम ही सॉइल के लिए होते हैं। Furthermore, the metric and the osmotic potential interact strongly in the soil. इसके अतिरिक्त जो मेट्रिक पोटेंशियल था और जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल था वो सॉइल के संदर्भ में ज़्यादा प्रभावी होते हैं, सॉइल के संदर्भ में वो ज़्यादा प्रभावी होते हैं।
द टेंडेंसी ऑफ सॉइल टू एब्जॉर्ब वाटर इज कॉल्ड वाटर टेंशन। सॉइल की या ज़मीन की जो जल अवशोषित करने की क्षमता होती है उसको उसका वाटर टेंशन कहा जाता है। देयर इज़ ए कंसिडरेबल वेरिएशन इन द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सॉइल्स। ज़मीन अलग अलग है, अलग अलग जगहों पर है, तो इस ज़मीन की जो अलग अलग जगहों पर है उसके वाटर पोटेंशियल में, जल विभव में बहुत वेरिएशन, बहुत भिन्नता देखी गई है। ए फील्ड कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल इज अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन बाय द सॉइल when the soil is wetted and then allowed to drain till the capillary movement stops। किसी फील्ड की जल धारण क्षमता जो है, अ फील्ड कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल, यानी कि भूमि की जो जल धारण क्षमता है वो वह है जो जल द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन बाय द सॉइल व्हेन द सॉइल इज वेटेड, जो जल गीली होने पर उस मिट्टी के द्वारा कैप्चर किया जाता है, पकड़ के रखा जाता है या गीला रखा रहता है उसको उस समय तक, एंड देन अलाउड टू ड्रेन टिल द कैपिलरी मूवमेंट स्टॉप्स। उतने समय तक पानी जल से नीचे जाता रहता है जब तक कि कैपिलरी में पानी चलना, या केशिका नली में, या केशिका जो कैपिलरी वाटर जिसको हम कह रहे हैं उसमें पानी चलना रुक ना जाए। तो जितना ज़्यादा पानी इस केशिका में या कैपिलरी में रुकता है गीली होने के बाद, वो उस सॉइल की जल धारण क्षमता कहलाती है, तभी तो वो प्लांट्स को अवेलेबल वाटर माना जाता है। तो किसी सॉइल की या किसी भूमि की जो जल धारण क्षमता है वो गीली होने के बाद वो कितना वाटर कैपिलरी मूवमेंट में या कैपिलरी से पानी निकल जाने के बाद कितना जल उसकी मात्रा उस सॉइल में रह जाती है, वो उसकी जल धारण क्षमता कहलाती है। क्ले सॉइल इन जनरल होल्ड मोर ऑफ वाटर एट फील्ड कैपेसिटी देन सैंडी सॉइल। ये आपने पढ़ा था, अभी पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा था कि जो सैंडी सॉइल हैं उनमें पोर बड़े होने के कारण पानी जल्दी रिस जाता है, और जो चिकनी मिट्टी है उसमें, क्ले में, ज़्यादा समय तक रहता है। इन जनरल हम देखें तो जो चिकनी मिट्टी है उसमें रेतीली मिट्टी के कंपैरिजन में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। पौधों के अंदर क्या अंग है जिनके द्वारा जल अवशोषित किया जाता है। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऑब्टेन देयर मेजर वाटर सप्लाई फ्रॉम द सॉइल। जो स्थलीय पौधे हैं वो अपनी मेजर जो वाटर सप्लाई है, जल की मात्रा, भूमि से ग्रहण करते हैं। मोस्ट पार्ट ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द यंगर पार्ट ऑफ द रूट सिस्टम। जो अधिकतम पानी प्लांट की रूट्स के द्वारा या रूट सिस्टम के द्वारा अवशोषित किया जाता है वो यंगर पार्ट्स के द्वारा किया जाता है, ना कि ओल्डर पार्ट्स के द्वारा। यानी कि जो नई रूट्स बन रही हैं वही ज़्यादा से ज़्यादा जल का अवशोषण करती हैं। द रूट्स आर डिफ्रेंशिएटेड इनटू फॉलोइंग रीजन्स और जोन। किसी हम रूट की टिप देखें तो उसको हम निम्न क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। तो जो स्थलीय पौधों में जल अवशोषित करने का मुख्य स्रोत है या मुख्य ऑर्गन है, स्रोत तो जल हो गया मिट्टी में, और जो ऑर्गन है या अंग है जिसके द्वारा अवशोषित किया जाता है वो रूट सिस्टम। ठीक है, तो इस रूट सिस्टम में भी जो यंगर लीव्स हैं वो जल का ज़्यादा अवशोषण करती हैं, और इस रूट को हमने कई जोन्स में डिवाइड किया है। पहला है रूट कैप और कैलिप्ट्रा। इट इज़ ए मल्टी सेलुलर वाइट कलर्ड कैप लाइक स्ट्रक्चर दैट लाइज एट द टिप ऑफ द रूट। मूल गोप जिसको आप बोलते हैं, रूट कैप और कैलिप्ट्रा, ये वाइट रंग का मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय संरचना है जो किसी भी जड़ की टिप के ऊपर पाई जाती है। इट इज़ एसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग
the force of gravity and also protect the growing point from friction of the soil particles। इसका मुख्य काम क्या है? ये एक तो ग्रेविटी ऑफ फोर्स जो गुरुत्व बल है उसको न्यूट्रलाइज करती है, उसको उसकी तरफ आकर्षित करने के लिए थोड़ा सा कोई चीज़ हमको चाहिए, जैसे गोल गेंद फेंकते हैं तो गुरुत्व की तरफ जाती है, तो इस तरीके से रूट कैप आगे एक गोले की तरह लगा होता है जिस पर गुरुत्व बल कार्य करता है। आप जानते हो कि जो रूट्स हैं वो धनात्मक गुरुत्वाकर्षीय होती हैं, यानी कि भूमि के अंदर की तरफ ग्रो करती हैं, धनात्मक हैं। तो पहला काम तो गुरुत्व बल का अनुभव करना है, और दूसरा काम क्या है, जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उसकी रगड़ से जो ग्रोइंग पॉइंट होता है, जो वृद्धि क्षेत्र होता है, उसको बचा के रखना इस रूट कैप का काम होता है। दूसरा है मेरिस्टेमेटिक रीजन और ग्रोइंग पॉइंट। इट लाइज जस्ट बिहाइंड द रूट कैप which also covers it terminally। जो मूल गोप था, रूट कैप थी, वो इस ग्रोइंग पॉइंट को बता रही है। तो इसका जो एक आगे का हिस्सा है, भी आप आगे डायग्राम में देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो जो इसका बिल्कुल आगे का हिस्सा है वो हिस्सा इस रूट कैप में संरक्षित होता है। इट इज़ अबाउट 1 mm इन लेंथ, लगभग 1 मिलीमीटर लेंथ की ये संरचना है या जोन है, ठीक है। एंड कंसिस्ट ऑफ स्मॉल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड थिन वॉल्ड आइसोडायमेट्रिक सेल्स हैविंग कॉन्स्पिक्यूअस प्रोटोप्लाज्म। मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं आपने पढ़ी हैं कि उनके अंदर भित्तिकाएं नहीं होती, वैक्यूल नहीं होती, और ऐसी पतली भित्ति की 1 mm जोन की बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं जो सघन रूप से, कॉम्पैक्टली सघन रूप से हैं, आइसोडायमेट्रिक हैं, लगभग एक साइज की हैं और गाढ़े साइटोप्लाज्म की होती। द रीजन एड्स न्यू सेल टू द रूट कैप एंड द बेसल रीजन ऑफ द रूट। रूट्स जो बनती हैं वो रूट कैप की तरफ बनती हैं बेसल रीजन में। इस जोन के जो आधारीय क्षेत्र है, जो आधारीय क्षेत्र मूल गोप के अंदर सुरक्षित है, वहाँ पर कोशिकाओं का निर्माण होता है। सघन साइटोप्लाज्म वाली, कॉन्स्पिक्यूअस सघन कंसंट्रेटेड साइटोप्लाज्म वाली सेल है। तो दूसरा जोन कौन सा हो गया? मेरिस्टेमेटिक जोन है, जहाँ पर गाढ़े साइटोप्लाज्म वाली एक से आकार की बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं रूट कैप वाले रीजन में, और वहाँ से जो है वृद्धि या सेल्स डिवाइड होकर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके बाद तीसरा क्षेत्र है रीजन ऑफ इलोंगेशन या दीर्घीकरण जोन या दीर्घीकरण क्षेत्र। इट लाइज बिहाइंड द ग्रोइंग पॉइंट एंड इज़ ओनली ए फ्यू मिलीमीटर इन लेंथ। जो ग्रोइंग हमारा वृद्धि क्षेत्र था उसके बिल्कुल पीछे कुछ मिलीमीटर लंबा जो ये रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है, दीर्घीकरण क्षेत्र होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेल विच आर एक्टिवली इलोंगेटिंग एंड पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग। इसमें ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो तेज़ी से अपने साइज में वृद्धि कर रही हैं, इलोंगेट हो रही हैं, दीर्घ हो रही हैं, लंबी हो रही हैं, और पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग हो रही हैं, यानी कि धीरे धीरे उनमें विभेदन की क्षमता विकसित हो रही है। दिस जोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रूट। ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसके द्वारा जड़ की लंबाई में वृद्धि होती है। चौथा जोन रूट हेयर जोन होता है। द डिफ्रेंशिएशन ऑफ द टिश्यूज इज कंप्लीटेड इन दिस जोन। रूट हेयर जोन के अंदर जो विभेदन है टिश्यूज का वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे ग्रोइंग क्षेत्र से सेल बनी, ऊपर की तरफ जा रही थी, फिर वो दीर्घीकरण क्षेत्र में आई, लंबी होने लगी, डिफ्रेंशिएट होने लगी, और फिर जो अगला जोन आया रूट हेयर जोन, उसके मूल रोम क्षेत्र, उसमें आके ये कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएटेड हो गई, यानी कि एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स वगैरह सब बनना शुरू हो जाता है। इट इज़ अबाउट 4 to 6 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये 4 से 6 सेंटीमीटर
लंबाई का क्षेत्र होता है। एंड हियर द जाइलम एंड फ्लोएम बिकम फुली डेवलप्ड। और इस क्षेत्र में रूट के अंदर जाइलम और फ्लोएम पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। दिस जोन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। जल के अवशोषण के लिए ज़मीन से ये सबसे इम्पॉर्टेंट जोन होता है। ठीक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जोन कौन सा हो गया? रूट हेयर जोन। इलोंगेशन के बाद चौथा जोन बना रूट हेयर जोन, और ये कंप्लीटली जाइलम और फ्लोएम इस क्षेत्र में विकसित होते हैं, और यहाँ से मुख्यतः जल का अवशोषण भूमि से पौधों की जड़ों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद पांचवा रीजन है द रीजन ऑफ मैच्योर सेल्स। बियॉन्ड द रूट हेयर जोन द रेस्ट ऑफ द रूट कंसिस्ट ऑफ मैच्योर सेल्स। रूट हेयर जोन को छोड़कर, जो मूल रोम वाला क्षेत्र है उसको छोड़कर बाकी सेल्स में रूट की जो है कोशिकाएं वो मैच्योर हो जाती हैं। फुली मैच्योर सेल्स का जोन माना जाता है। हियर सेकेंडरी ग्रोथ में ऑल्सो टेक प्लेस। इस क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि भी हो सकती है। दिस रीजन इज मोस्टली मेंट फॉर एंकरिंग द प्लांट्स इन द सॉइल। ये जो मैच्योरेशन जोन बना, ये प्लांट्स को सॉइल में स्थिर रखने में काम आता है, बनाए रखने में काम आता है। अब देखिए ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है पूरी रूट टिप का। किसी भी रूट का जो हम अभी रीजन पांचों पढ़ते हुए हैं, पांचों पढ़े हैं हमने, उसकी संरचना आपको इसमें स्पष्ट दिखाई देगी। ये सबसे पहले नीचे वाइट रूट कैप है, ये कुछ हिस्सा इस सेकेंड मेरिस्टेमेटिक जोन का भी कवर किए हुए। इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, ये रूट कैप है। एक तो इस पर गुरुत्व बल कार्य करता है, ये तभी जड़ को नीचे की तरफ खींच रही है, और दूसरा काम उसको रगड़ से बचाने का करती है। इसके बाद जो मेरिस्टेमेटिक जोन था, इस मेरिस्टेमेटिक जोन में कोशिकाएं लगातार विभाजित हो रही हैं। एक से आकार की कोशिकाएं हैं, और वो ऊपर की तरफ नीचे जो ग्रोइंग जोन है, जो कि मूल गोप के अंदर रूट कैप के अंदर छिपा हुआ है, और वहाँ से विकसित होकर ये सेल्स ऊपर की तरफ ग्रो करती जा रही हैं। तो इसके बाद तीसरा जोन आया, दैट इज जोन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ कोशिकाओं में दीर्घीकरण होने लगा और थोड़ा थोड़ा जो है विभेदन होना शुरू हो गया। फिर इस रूट हेयर जोन में, इस चौथे जोन में जो रूट हेयर जोन था, इसके अंदर पूरी तरीके से जाइलम फ्लोएम विकसित हो गया और कोशिकाओं का पूरा विभेदन हो गया। तो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और वास्कुलर सिस्टम पूरा यहाँ रूट में, इस रूट हेयर जोन में विकसित हो जाता है। और फिर यहाँ से जो ये रूट हेयर्स हैं, ये एपिडर्मल आउटग्रोथ्स होती हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये आउटग्रोथ इन एपिडर्मल सेल से बननी शुरू हो जाती हैं। और इसके ऊपर ये जो पांचवा जोन है, दैट इज मैच्योरेशन जोन। ये जो मैच्योरेशन जोन कहलाता है, जो पूर्ण जहाँ पर कोशिकाएं जो है आपकी मैच्योर हो जाती हैं, और यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब आगे का जो हम रिलेटेड कंटेंट है, या इससे आगे जो हमको पढ़ना है, मूल रोम की संरचना है, उसको हम अभी देखे लेते हैं साथ के साथ। इसके बाद आता है रूट हेयर। द रूट हेयर्स अराइज एज सिलिंड्रिकल आउटग्रोथ फ्रॉम द आउटर वॉल ऑफ द सेल ऑफ पिलीफिरस लेयर इन द यंग रूट। यंग रूट के अंदर जो उसकी बिल्कुल बाह्य परत है, वो उसकी कोशिकाओं से सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार आउटग्रोथ निकलती हैं, जो कि रूट हेयर्स कहलाती हैं। दे पेनिट्रेट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। ये पतले पतले जो मूल रोम बनने शुरू होते हैं, ये सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर ग्रो करते हैं, या उनके साथ ग्रो करते हैं। जहाँ भी जगह इनको मिलती है उसके अंदर ये ग्रोथ करते जाते हैं, वृद्धि करते जाते हैं। अ रूट हेयर कंसिस्ट ऑफ ए सेल वॉल लाइन इंटरनली बाय ए थिन फिल्म ऑफ साइटोप्लाज्म सराउंडिंग ए सेंट्रल वैक्यूल। जो रूट हेयर है, इसकी सेल वॉल है, साथ साथ सेल वॉल के साथ साथ
साइटोप्लाज्म भी एक पतली लेयर के परत में पाया जाता है और बीच में एक बड़ी सेंट्रल वैक्यूल या केंद्रीय रिक्तिका होती है। द न्यूक्लियस ऑफ द सेल पासिस इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द रूट हेयर। इस साइटोप्लाज्म में जो रूट हेयर का या मूल रोम का जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वो पाया जाता है। सॉफ्टनिंग ऑफ द wall near the distal end of root hair leads to the most intimate connection with the soil particles, facilitate absorbing the water present as film around them। जो वॉल का हिस्सा है, बिल्कुल अग्र सिरे वाला, मूल रोम आगे ग्रो कर रहा है, उसका जो अगला सिरा है वो सॉफ्ट होता है और वही सॉफ्ट होने के कारण सॉइल पार्टिकल से जल के अवशोषण में सबसे ज़्यादा सहायक होता है, सबसे ज़्यादा सहायता प्राप्त करता है। सॉफ्ट होने के कारण वो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में किसी भी डायरेक्शन में बहुत आसानी से ग्रो कर जाती हैं और उस पानी के संपर्क में रहती हैं जो कि सॉइल पार्टिकल्स के चारों ओर प्रेजेंट है, उनकी कैपिलरी में प्रेजेंट है। ये देखिए, the increase the absorptive surface of the root and arise in acropetal order। जो रूट हेयर्स हैं वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। जितने रूट हेयर्स होंगे वो एब्जॉर्प्शन करने में उतने ही सहायक होंगे, उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा जितनी ज़्यादा रूट हेयर्स उस प्लांट की रूट में डेवलप हो रहे हैं और अग्राभिसारी क्रम में बनते जाते हैं। यानी कि नीचे का जो हिस्सा है उसमें अग्राभिसारी क्रम हुआ, नीचे का जो हिस्सा है एक्रोपिटल क्रम, उसमें बनते जाते हैं और ऊपर के हिस्से में नष्ट होते जाते हैं, तभी वो मैच्योरेशन क्षेत्र में जाता है कोशिकाएं। तो जो नया जोन बनता जा रहा है, तो नए आपको रूट हेयर्स जो हैं वो कहाँ मिलेंगे? रूट कैप के पास नए नए विकसित होते हैं और पुराने होते जाते हैं तो ऊपर मैच्योरेशन क्षेत्र के पास चले जाते हैं। इसको एक्रोपिटल या अग्राभिसारी क्रम कहते हैं। ये देखिए, ये एक रूट हेयर का डायग्राम है, सेल वॉल है और साइटोप्लाज्म। ये देखिए, ये साइटोप्लाज्म पूरी एक पतली लेयर के रूप में इस मूल रोम के साथ पाया जाता है। न्यूक्लियस इसका ये रहा आगे और बीच में एक केंद्रीय रिक्तिका होती है जो सेल सेप से भरी हुई होती है। वैक्यूल या रिक्तिका है जो सेल सेप से भरी हुई है, उसके चारों तरफ पतली भित्ति के रूप में इसका जीव द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जिसमें अग्र सिरे पर जहाँ मूल रोम है उसके अग्र सिरे के आसपास न्यूक्लियस पाया जाता है और थिन सेल मेम्ब्रेन होती है। ये संरचना है एक सिंगल रूट हेयर की जो आपको पता होनी चाहिए। थैंक्स। अब इससे आगे का डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे।